Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the some theoretical concept. स्टूडेंट हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की कंबाइंड थ्योरी मैंने आपको लिखवा दी है और चैप्टर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी पॉइंट में अगर दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन की क्वेरी कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कल ही मुझसे एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी थी, उसमें था सर रॉयल्टी क्या होता है। ये जब रॉयल्टी पढ़ी होगी आपने तो ये दिखा होगा आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी जो होता है स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्ट टाइप लगता है, प्रोडक्शन पे लगता है। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी क्या मीन क्या होता है स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं। स्टूडेंट एक्चुअली रॉयल्टी होती क्या है, जिस बंदे ने बुक को राइट किया है, लिखा है, जिसको बोलते हैं राइटर, जब वो बुक लिखता है तो पब्लिशर्स को बुक को मार्केट में पब्लिश करता है। तो इस बुक का जो जिसने इस बुक को लिखा है राइटर, उसको क्या मिलती है, इसके बदले रॉयल्टी मिलती है। क्या मिलती है इसको, रॉयल्टी। तो ये मेनली कहीं पे है, गुड्स पे है, यानी जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं इससे, यानी पब्लिशर जो इससे राइट अपने बुक्स जो लिखी है इसमें वो ले रहा है, तो उसके वजह से क्या देगा, रॉयल्टी देगा। जितनी बुक्स सेल होगी पर बुक के हिसाब से उसको रॉयल्टी मिलेगी। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा, आपने बागबान मूवी देखी होगी और बागबान मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन के पास जो चेक रिसीव हुए थे, अमिताभ बच्चन ने एक बुक लिखी थी बागबान के नाम से, उसने अपने बच्चों का डिस्क्रिप्शन दिया था और वो बुक मार्केट में बहुत फेमस हुई थी। अमिताभ बच्चन को भी नहीं मालूम था कि मेरी बुक इतने मार्केट में पब्लिश हो चुकी है। उन्होंने बुक लिखी और जब वो कैफ़े में जाते थे तो वहाँ पे एक लड़का जो कैफ़े में आता था, उसके फादर जो थे वो क्या थे, पब्लिशर थे। उन्होंने क्या किया, बुक को मार्केट में पब्लिश करा, बुक को प्रिंट कराया और मार्केट में पब्लिश किया। मार्केट की अच्छी डिमांड आई और अच्छी क्वांटिटी में बिकी, तो उसके बदले वहाँ उसको क्या मिला था, रॉयल्टी। यानी पब्लिशर ने राइटर, यानी राइटर कौन था, अमिताभ बच्चन, उसको क्या मिला था, रॉयल्टी का पेमेंट हुआ था। क्लियर है। ऐसे हम बात करें, आज मान लीजिए मेरी कोई लैंड है और इस लैंड में कोयला है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ज़मीन से कोयला निकाल सकूं, तो मैंने बड़ी रिफाइनरीज को, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, किसी को भी हमने क्या किया, ज़मीन को, लैंड को लीज पे दे दी कि आप इसमें क्या किए, कोयला निकाल लीजिए। जब वो कोयला निकालेंगे तो मुझे, जब मेरी ज़मीन से कुछ निकालेंगे तो मुझे क्या देंगे, इसके बदले वो रॉयल्टी पे करेंगे। रॉयल्टी वर्ड हम माइंस के केस में भी यूज़ करते हैं, रॉयल्टी वर्ड हम बुक्स के केस में भी यूज़ करते हैं। यानी डायरेक्टली कहीं पे है, देखिए जब हम किसी को गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स से को जो सेल करेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जब हम परचेस करेंगे, कैसे भी देख लीजिए इसको, मान लीजिए मैं इससे कोयला परचेस करूंगा तो इसको बंदा को पैसा दूंगा, साथ में रॉयल्टी का पेमेंट भी लेगा मुझसे। तो ये क्या है, डायरेक्टली ये गुड्स पे ही, यानी प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इम्पोज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक वर्ड आता है हमारा ऑक्ट्री। ऑक्ट्री जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है चुंगी। आपने सुना होगा, ये पुरानी चुंगी सुना है, चुंगी नाका। एक्चुअली क्या था स्टूडेंट, जब गुड्स को जब हम एक दायरे से दूसरे दायरे में जाते थे, सिटीज़ में कन्वर्ट थे पहले, तो वहाँ क्या लगता था, चुंगी नाका लगता था। वहाँ पे जैसे लगता है टोल टैक्स, वैसे चुंगी लगती थी गुड्स पे। तो वो क्या था, जब गुड्स लेके आएंगे उस पर चुंगी टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए क्या है, एक तरह का कॉस्ट बढ़ेगा। जब कॉस्ट बढ़ेगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जो गुड्स पे प्रोडक्शन में जो लग रहा है डायरेक्ट, वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर स्टूडेंट। अभी कई कंसेप्ट आ रहे हैं सर, ये क्रेडिटर और डेटर्स क्या होते हैं, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था स्टूडेंट। डेटर एंड क्रेडिटर क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर क्या होते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन क्रेडिट परचेज करते हैं। अगर कैश परचेज कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमने गुड्स परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया है, गुड्स तो परचेज कर लिया लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया है, उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज। और जिसको पेमेंट देना है वो कहलाता है हमारा क्रेडिटर। मैंने राम से गुड्स परचेज किया तो राम मेरा क्या होगा, क्रेडिटर।
तो हमको पेमेंट करना है। क्लियर है? ये होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। क्या होती है स्टूडेंट? हमारी करंट लाइबिलिटीज, यानी इसका लाइबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं स्टूडेंट जिनको हमने गुड्स सेल किया है, हमने सेल कर दिया, उनसे पैसा आना अभी बाकी है, पैसा आएगा, ये हमारी एसेट्स है। ये हमारी क्या है? एसेट्स है। ये डेटर्स होते हैं, इनसे हम पैसा मांगते हैं, ये हमारी करंट एसेट है। आज नहीं तो कल आएगा, पैसा तो आना है, तो ये है हमारे करंट एसेट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो कुछ वर्ड्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चारों चैप्टर हमने कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हमने बात किया फिक्स्ड एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। ये सब हमारे फर्स्ट चैप्टर के पार्ट है। अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा हमने, जिसे कई कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। ये सारे कंसेप्ट जो है वो सेकेंड चैप्टर के पार्ट है। उसके बाद हमने जनरल एंट्री पे बात किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात किया, लेजर पे हमने बात किया, सब्सिडियरी बुक्स पे हमने बात किया। सब्सिडियरी बुक्स जो है हमारा 4th चैप्टर है, और जनरल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन वाला 3rd चैप्टर हमारा। 4th चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। 5th चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी आपके 26 से टेस्ट स्टार्ट है, और उनमें जो सिलेबस है आपका वो 1st to 4th चैप्टर आने वाले स्टूडेंट। हमने 4th चैप्टर बिल्कुल ब्रीफली पढ़ा था स्टूडेंट, हर पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया था, हर पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया था कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप बोलिएगा। एक एक एग्जाम्पल किया था, हर पॉइंट के 2-2 एग्जाम्पल किए थे हमने। चैप्टर 3 जनरल एंट्री का हमने बहुत ही एंट्रीज की थी स्टूडेंट। हमने ब्रीफली पूरे चैप्टर कंप्लीटली पढ़े, एक एक एग्जाम्पल हमने किए स्टूडेंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की हमने। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो थ्योरी थी वो भी हमने कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दिए स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया है या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा तो स्टूडेंट आप बोल सकते हैं। एक कंसेप्ट है स्टूडेंट सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर ये कौन सा आइटम है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है वो होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो लगता है प्रोडक्शन पे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में लगता है उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां हमने बात की थी स्टूडेंट वेजेस जो होती है डायरेक्ट प्रोडक्शन में लगती है, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये होता है स्टूडेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये होता है हमारा, सॉरी ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट। सर इसमें डिफरेंस क्या है? केवल नेम का तो डिफरेंस, और है क्या इसमें? ये वेजेस एंड सैलरी एंड सैलरी एंड वेजेस, बस पहले ये बाद में है। स्टूडेंट इसका मीन क्या हुआ? कंसेप्ट देखिए आप, बिल्कुल देखिएगा, सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इट मीन्स ये है कि इसमें वेजेस ज़्यादा है और सैलरी कम है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 80% वेजेस है इसमें तो 20% सैलरी भी है। इसमें 80% सैलरी है तो 20% क्या है? वेजेस है। यानी अगर हम बात करें फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम वर्कर्स वर्क करते हैं, और जो सैलरी मैन होते हैं, जो ऑफिसर ग्रेड के लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। सब कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं। और ऑफिस के अंदर सैलरीड पर्सन होते हैं, साथ में 2-4 वर्कर भी होते हैं जिनको अपना ग्राउंड होता है या अपना ऑफिस क्लीन कराना होता है, वो वर्कर्स होते हैं, उनको भी हमें क्या करना पड़ता है? वेजेस का पेमेंट करना पड़ता है। जबकि वेजेस कहाँ पे की गई है? ऑफिस में, तो वो सैलरी एंड वेजेस के नाम से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो डायरेक्टली फैक्ट्रीज में लग रही है उसे कहते हैं वेजेस एंड सैलरी। ये नेम कैसे डेवलप किया गया स्टूडेंट? कैसे इनका नेम रखा गया कि सैलरी एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, कैसे इनको लिखा गया? क्या कंसेप्ट था इनका? देखिए स्टूडेंट, ये नेम कैसे लिखे गए,
क्या कंसेप्ट था? आज नॉर्मली हम बात करें तो हम घर में भी इन वर्ड को यूज करते हैं स्टूडेंट। आज हम सब्जी पे आते हैं। आज घर में जब सब्जी बनती है तो हम कहते हैं आलू मटर की सब्जी बनी है। मम्मी क्या सब्जी बनाई है? बोले बेटा आलू मटर बनाई है। आलू मटर का मतलब क्या हुआ? कभी मम्मी मटर आलू तो नहीं बोलती, कहीं बोलती आलू पालक बनाई है, पालक आलू तो नहीं बोलती। आलू प्याज बनाया है, प्याज आलू तो नहीं बोलती। समझ रहा है स्टूडेंट? यानी किसी भी अगर कंसेप्ट को देखेंगे तो समझेंगे तो पता लगेगा कि आज हम बात करें आलू पालक। जब आलू पालक की सब्जी बनेगी तो सब्जी के अंदर जब देखेंगे आप तो उसमें आलू ज़्यादा होता है और पालक की क्वांटिटी कम होती है। मटर पनीर तो उसमें मटर ज़्यादा होता है, पनीर कम होता है। तो ये जो नेम रखे गए हैं स्टूडेंट, ऐसे नहीं नाम रखे जाते, कहीं ना कहीं उसका कोई लॉजिक होता है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है हम बोलते हैं भिंडी मिर्च। मिर्च भिंडी तो नहीं बोलते क्योंकि इसमें भिंडी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पहले भिंडी आएगा बाद में मिर्च आएगा। समझा स्टूडेंट? तो उसी बेस पे क्या कहते हैं, नेम रखे जाते हैं। उसी बेस पे नेम रखा गया। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो इसका मतलब इसमें वेजेस ज़्यादा और सैलरी कम है, इसमें सैलरी वेजेस सैलरी ज़्यादा और वेजेस कम है। और जिसमें सैलरी ज़्यादा है तो वो खर्चा का ऑफिस का है। ऑफिस कहाँ आता है? हमेशा इंडायरेक्ट। एंड वेजेस एंड सैलरी की बात करेंगे तो ये आएगा हमारा डायरेक्ट। इस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये आगे आएगा हमारा पॉइंट। ये तो अभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पॉइंट आ गया था, तब हमने डिस्कस कर लिया कि ये पॉइंट क्या होता है। और भी कोई दिक्कत हो पॉइंट में, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है? करंट एसेट क्या होती है स्टूडेंट? ऐसी एसेट्स जिनको हम विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है करंट एसेट। और ऐसी लायबिलिटीज जिसको हम विद इन ए ईयर क्या करना होता है, आपका हमें पेमेंट करना होता है, उसे कहते हैं स्टूडेंट करंट लायबिलिटीज। यानी कोई भी एसेट्स जिसको विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट करके पैसा प्राप्त कर लेंगे वो करंट एसेट होगा, और जिस लायबिलिटी का हमें विद इन ईयर पेमेंट करना होता है उसे कहते हैं हम करंट लायबिलिटीज। क्लियर स्टूडेंट? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, जहां भी दिक्कत है आप बोल दीजिएगा, क्योंकि अभी 26 से आपके एग्जाम स्टार्ट है और एग्जाम के अंदर आपके 4 चैप्टर्स होने वाले हैं। हमने पूरा कंप्लीटली क्वेश्चंस किए थे, फिर भी स्टूडेंट एक्चुअली ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम रहता है। कई बार हम इतने बड़े वीडियो को कंपोज करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, पिक्चर क्वालिटी डाउन हो रही है, वॉइस की क्लियरिटी डाउन हो रही है, तो कई ना कई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं फिर भी कोई दिक्कत है स्टूडेंट तो कुछ स्टूडेंट तो पूछ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट से कोई भी मीन नहीं रख रहे। स्टूडेंट इनको इतना लाइटली ना लें क्योंकि आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा हम 12th में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो 11th के एग्जाम्स हमारे होने बाकी हैं, अभी तो पूरा प्रोसेस बाकी है स्टूडेंट, इसको इतना लाइटली ना लें। आप लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें क्योंकि 11th जब तक नींव अच्छी नहीं होगी तो मकान खड़ा करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी स्टूडेंट। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम आती है फ़ोन कर दीजिएगा, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। कई बार मैं क्लासेस में होता हूँ और कई स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं, बोला सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज करते हैं और मैं मैसेज आफ्टर 3 या 4 आवर्स बाद देखता हूँ और मैं कहीं बैठा होता हूँ, प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर लीजिए, सर ये प्रॉब्लम है। ज़्यादा लॉन्ग प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टाइम ले लीजिएगा, शॉर्ट प्रॉब्लम होती है तो मैं ओनली फ़ोन पे ही इसको क्लियर कर दूँगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।